साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में हमारा सबसे जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो है आज की दिल्ली की हमारी मीटिंग, जो कि वाइस ने प्रस्तावित की थी और वाइस के सुपरविजन में ही वो मीटिंग हुई। जो इनपुट्स हमारे बंदे गए थे, एफईए के एथेंटिक अथॉरिटी के से बंदे गए थे, और साथ में जो एफईए के पदाधिकारी भी है, और लेकिन वो व्यक्तिगत अपने दायरे में गए थे कि भाई हम एफईए की तरफ से ना आके अपने व्यक्तिगत दायरे में भी आए हैं। कहने का मतलब ये है कि मीटिंग का जो इनपुट आ रहा है बहुत बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, और जो उत्तर भारत का जो अनाउंस था वीर बहादुर सिंह का, वो भी सफलता की तरफ ही है। और मीटिंग के जो एजेंडे थे और जो एजेंडा ऑफ पॉइंट्स जो थे वो भी बहुत ही सरल और सिंपल था कि धीरे धीरे आंदोलन जो मरने की कगार पे पहुंच गया है, इसको कैसे थ्रस्ट देके खड़ा किया जाए। और ये बहुत ही अच्छी बात रही कि बाकी जो व्यक्तिगत संगठन हैं, छोटे संगठन हैं, उनके साथ साथ जो बड़े फेडरेशंस है, बड़े यूनाइटेड है, जैसे कि सबका संघर्ष कमेटी हो गया जो कि बहुत पुरानी है, उसी के साथ वॉइस भी कोई आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और उसके साथ जो एफईए, हालांकि बेशक ये खड़ी अभी 1-1.5 साल में हुआ है एफईए, लेकिन जो एफईए के पदाधिकारी है, जो एफईए के अंदर काम करने वाले हैं, इसकी काउंसिल है या इनके अध्यक्ष है, वो भी साबका के साथ भी काम कर चुके हैं, वॉइस के साथ भी काम कर चुके हैं, और आज भी वो काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, अगर ये तीनों ही मिलके अगर आगे बढ़ते हैं अपने एजेंडा पॉइंट्स लेके, और आगे तीनों के अंदर ही एक चीज़ अगर नहीं होती है, मैं हमें, अगर ये मैं और हमें हुई तो एकता का कोई मतलब है ही नहीं, मतलब कोई बिंदु ही नहीं है। और अगर इसमें जैसा कि आज के प्रस्ताव में ये भी रखा गया भी एक दूसरे की टांग ना खींची जाए, एक दूसरे को नीचा ना दिखा जाए, एक दूसरे के ऊपर यहाँ तक कोई कमेंट भी ना किया जाए किसी भी संगठन के ऊपर, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ये तीनों संगठन मिलकर साथ आके अगर जंतर मंतर पे आह्वान करते हैं अपनी अपनी तरफ से एक ही डेट को, और एक ही डेट को बहुत अच्छी रैली अगर मान लो प्रस्ताव की जाती है, तो 101%, जैसे कि हमारे को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कि जो कि हमारा सरकार का ही पदाधिकारी, जैसे कि वो पूर्व सैनिक होते हुए भी वो आया और उसने आह्वान किया कि आपको हलक में हाथ डालना पड़ेगा, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मीटिंग का सबसे बड़ा हमारे को एक मतलब समझ लो सबक था। जो सरकार के साथ में उठता है बैठता है, वो बंदा अगर सैनिक होते हुए अपनी सैनिक कर्तव्य को निभाते हुए बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक मैं सरकारी भी हूँ तो मैं सरकार के साथ हूँ, हो सकता है मैं पॉलिटिशियन हूँ या पॉलिटिक्स में हूँ, कुछ भी हो, लेकिन आज मेरा ये कहने का मतलब ये कर्तव्य बनता है कि हलक में हाथ डाल के आपको अपना हक लेना पड़ेगा, नहीं तो हक नहीं मिलेगा। हक क्यों नहीं मिले, पीछे 2 या 2 क्लिप डाली मैंने भाई हरपाल की, जो 2018 के अंदर उन्होंने मतलब ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए क्लियर जो बात बोली है कि हमें अधिकारियों को साइड में करके और अपने जेसीओ का संगठनों को क्यों खड़ा करना पड़ा। वो दोनों क्लिपें बिल्कुल साफ कहती है। आप मुझे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर भाई हरपाल का पूरा वीडियो सुनो, तो अभी उन्होंने कल ही ट्वीट किया है, रात को किया या सुबह किया, लेकिन वो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो वो उनका दर्द छलकता है, जब से उनके दिल के अंदर ये बीजारोपण हुआ था कि किस तरह से मुझे सैनिकों के लिए कुछ करना है। ऐसे जज्बे को तो सलाम है ही है, लेकिन ऐसे जज्बे जब तक हमारे अंदर भी नहीं आएंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं तो क्लियर बोल रहा हूँ कि जो वर्तमान सरकार है, अब क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरा इलाका थोड़ा सा मतलब वो जरूर है बैकवर्ड है, इधर साधन कम है, सब कुछ कम है, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल सही है कि
एक ऐसा चीज मतलब दिमाग में बो दिया गया पूर्व सैनिक के भी कि तुम्हें 40-45 साल से कुछ नहीं मिला, अभी हमने 10 साल के अंदर 3 बार तुम्हारे को ओआरओपी दे दी, चाहे तुम्हें कितना ही फायदा हुआ, लेकिन फायदा तो हुआ ना। जहां तुम्हें 10 या 12 साल के बाद में जब आपका पे कमीशन होता था, तब आपको जो भी बढ़ी हुई होती थी तो वो बढ़त आपको मिलती थी, बाकी बीच में कुछ नहीं मिलता था। तो लोगों के दिमाग में वो भी बैठ गया कि भाई जब हमें मिल रहा है तो हम खामोखाम पंगा लेके और साथ में ये क्यों करें, ठीक है ना। तो लोग दुबक गए। नौकरी वाला अपना नौकरी से 1 घंटा खोटी नहीं करना चाहता है, घर वाला बिजनेस वाला अपना खोटी नहीं करना चाहता है, खेती बाड़ी वाला जो सैनिक था अभी किसान है वो अपना किसानी नहीं छोड़ना चाहता है, वो खोटी भी नहीं होना चाहता है। तो जब तक हम ग्राउंड के अंदर उतर के नहीं जुड़ेंगे, नहीं सरकार तक पहुंचेंगे, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, 100% नहीं है। दूसरी बात, एक और जो इन्होंने, जैसे आपके एजेंडे बहुत ही अच्छे रहे, अगर ये तीनों ही संगठन मिलके आगे बढ़ेंगे तो मुझे कोई दो राय नहीं है, पूरा विश्वास है कि सरकार की कानों की मैल बाहर निकलेगी, आपकी आवाज़ सरकार के पास जाएगी। बट इसके अंदर मेरी तेरी नहीं होनी चाहिए, हमारी होनी चाहिए, हम, ठीक है ना, हम होना चाहिए, न कि मेरी तेरी होनी चाहिए। मेरी तेरी हुई तो फिर वही हम लोग वही बैक फुट पे रहेंगे, पिछली सीट पे रहेंगे। लेकिन इसी बीच में जो अभी लखनऊ में एफआईआर हुई है, पहले जयपुर में हुई है, नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जो सरकार ने अभी ये एक मतलब एक अननोन थ्रस्ट दिया है, या मतलब एक धमकी दी है, या एक ऐसा वो दिया है और सेना को आगे किया है और सेना को ही बोला कि आप एफआईआर करो उनके अगेंस्ट में। तो मुझे तो मतलब अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्शन आखिर है क्या। भारतीय सेना का तो ऐसा कोई इतिहास ही नहीं है जो, और बाकी करेगा कौन भाई, मेरे को एक बात बता दीजिए, ठीक है ना, कि हम सैनिकों के आंदोलन को जो हमने जनवरी 2022 से शुरू किया था, अपने फरवरी 22 से, तो 22 से लेके अभी 25 आ गया है, अभी तक नेशनल मीडिया ने हमें कवर किया नहीं, प्रिंट मीडिया ने हमें कवर किया नहीं है। तो फिर हमारा ऐसा कहाँ से हो जाएगा कि भाई हम लोग ऐसा ये गलत काम कर रहे हैं। ये तो नेशनल मीडिया कोई प्रूफ तो रखेगा ना। अच्छा, अब रही बात यूट्यूबर्स की, तो यूट्यूबर्स अगर कोई सेना को सीधा ही बोलता कि हमारी सेना ऐसी है, ऐसी 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 है, मैं गलत मानता हूँ। लेकिन अगर वो यूट्यूबर्स भी सेना से ही हाथ जोड़ के गुहार लगा रहा कि तुम्हारे पूर्व सैनिकों के साथ में सरकार ऐसा कर रही है, तो वो किसको बोलेगी, क्योंकि उसका परिवार वो सेना था। सेना में जो अधिकारी नौकरी कर रहे हैं, जो सीनियर अधिकारी, वो उसके घर के बड़े हैं, उनको आगे आके इनको न्याय दिलाना चाहिए, न कि इनको एफआईआर करा के गिरफ्तार कराना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं ना। मैं नहीं कहता कि भी सही क्या है गलत किया है, लेकिन इतना जरूर है कि सेना को पूर्व सैनिकों का साथ देना चाहिए। पूर्व सैनिकों की जो भी विसंगतियां हैं, क्या है क्या नहीं है, बहुत ही सीरियसली सेना को अपनी कमेटी बना के, अच्छी तरह से कमेटी की रिपोर्ट बना के सरकार को देनी चाहिए कि भाई हमने पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है। हर स्टेशन कमांडर हर स्टेशन पे मीटिंग बुला के अपने एजेंडा पॉइंट भेज सकता है और हम हमारी पूर्व सैनिकों की पूरी बातें सरकार के पास जा सकती है। अगर सेना चाहे कि हमें न्याय मिले, सैन्य अधिकारी जो आज के जो सीनियर्स जितने भी वो चाहे हमें न्याय मिले, तो वो एक ऑर्डर पारित कर दे। हर स्टेशन कमांडर की ये ड्यूटी है कि अपने इलाके के जितने पूर्व सैनिक इकट्ठे कीजिए, उनके एजेंडा पॉइंट लीजिए और सारे के सारे आर्मी हेडक्वार्टर में भेजिए और वहाँ से कंसोलिडेटेड होके वो रिपोर्ट सरकार के पास पुटअप होए। तो क्या मजाल है जो आपकी बात वहाँ तक ना पहुँचे। चलो, जो पेंशन आगे थे, चाहे वो अधिकारी थे, उन्होंने नहीं दिया या नहीं दिया, लेकिन आज के जो वर्तमान में जो सर्विस कर रहे हैं, वो चाहे तो हमारी प्रॉब्लम बगैर ये सब कुछ हंगामा किए हुए भी, ये सेना के हमारे जो अधिकारी है, जो हमारे साहिबान हैं, जो उच्च पदों पे बैठे हैं, जो सरकार के साथ सीधे संवाद है, वो हमारी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे नहीं विश्वास है ऐसा वो करेंगे, क्योंकि उनको तो एफआईआर का उद्देश्य मिला, तो एफआईआर करें। थैंक यू। अब यूट्यूबर, अरे यूट्यूबर ने कम से कम है कितने? मैं उन यूट्यूबरों को गलत समझता हूँ, दिन में 4 बार वो आपकी
तनख्वाह बढ़ा के आपके खाते में डालते हैं, और उनको आप ही सब्सक्राइब करते हो और आप ही लाइक करते हो और आप ही सुनते हो। आप लिफाफा बाहर से देख कर अंदर घुस जाते हो और अंदर तुम आपको मिलता है कि इतना पैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। अरे भैया, आप सभी को पता है कि अभी एक मतलब प्रोसेस होता है आज़ाद भारत के अंदर। आज तक जितने पे कमीशन बैठे हैं, चाहे फिटमेंट फैक्टर जब से लागू हुआ है, तो वहां पर एक सीधी सी बात है, दो चीजें के 1+ DA+ सरकार की बढ़ोतरी, ये तीनों मिलकर फिटमेंट फैक्टर बनता है। ठीक है ना, जो है वो तनख्वाह, साथ में जो DA का जो है। अब अगर DA 7वें पे कमीशन के अनुसार मर्ज नहीं हुआ तो ये सबसे बड़ा घाटा हमारे लिए। 7वें पे कमीशन की रिकमेंडेशन क्यों लागू नहीं की सरकार ने? तो ये तो हमारा मुद्दा भी वही है और जो सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए मुद्दा वही है। तो ये उस मुद्दे के अंदर तो सेना को हमारे साथ आना चाहिए कि भाई 50% का 7वें पे कमीशन में रिकमेंडेशन है, आपने उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया था तो लागू करो, पहले इसको मर्ज करो, बाद में आप पे कमीशन की बात करो, ताकि आपको 2 पैसे मिल सके। अभी अगर मान लो मर्ज नहीं करते हैं तो आपके पास क्या है? 1+50 60 या 62 162 आपका कैश इन हैंड है, जो आपका ये आपका अपना फिटमेंट फैक्टर है। अब सरकार आपको क्या 100% देगी? तो आपका 2.62 होगा, 86 फिर भी नहीं होगा। तो जो कैश इन हैंड है उसके ऊपर तो हम विश्वास कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे 10 साल के अंदर 62 या 63% ही हमारा DA क्यों बढ़ा? महंगाई कहाँ तक पहुँच गई? इसके ऊपर कौन मंथन करेगा? कौन सरकार से पूछेगा कि पिछले इतने पे कमीशन हुए 10 साल के अंदर 100% के लगभग महंगाई कैसे पहुंचती थी? क्यों कि रोजमर्रा की जो आइटमें होती थी उसको है जो लिया जाता था उसके अपना मैथमेटिक्स के अंदर, उसका जो फॉर्मूला था, अब उनको हटा दिया है। जो साल में हम कभी 1-2 बार खरीदते हैं कोई आइटम, उसको 65% में ले लिया, वो 35% में कर दिया। तो भाई महंगाई बढ़ेगी कहाँ से? महंगाई बढ़ती है आपके रोजमर्रा के आइटम से, जो आपको बाजार में महंगे मिलते हैं, उनको सरकार ने बदल दिया है। ठीक है ना, वो लेते ही नहीं महंगाई का जो आपका जो आंकड़े, जब ये सूचकांक जो बनता है तो जब नहीं लेते तो फिर किसको दोष दोगे मेरे भाई? किसको बताओगे? ये मंथली निकलते हैं आंकड़े, लेकिन नहीं लेते हैं, वो सरकार की मर्जी है। तो मैं कभी सरकार को तो क्या कहोगे आप? ये तो अभी एक तरह से मतलब बिल्कुल अपने में ही आ चुकी है कि जो हम करेंगे वही होगा, आपको चाहे रोना है रोते रहो, और बाकी आपकी सुनवाई हमारे पास नहीं है। लेकिन अभी ये जो 50% मर्ज नहीं हुआ, तो ये मुद्दा सेना का भी है और हमारा भी है, सभी का है, पूरे केंद्रीय कर्मचारियों का है। और अगर 8वें पे कमीशन को डिक्लेयर करने से पहले, अभी मार्च आ गया है, अभी तक कमेटी डिक्लेयर नहीं हुई है, और TOR क्या है? TOR तो ऑलरेडी आप निकाल के देखो ना, 2 या 3 पेज का गाइडलाइन है TOR, और वो भी कमेटी का गजट पब्लिकेशन होने के साथ में वो TOR दिया जाता है। तो ये जब उठा के सब सरकार ने खुद ही शुरू कर दिया है कि हम ही सब कुछ बना के देंगे, तो भाई पे कमीशन बना के फिर उसके बाद में गजट नोटिफिकेशन डाल के और कमेटी कर दो, उस कमेटी का साइन करवा दो उसके ऊपर। यही करना चाहते हो ना? जो हमें दिख रहा है कि होगा यही, कि जो कुछ करना है सरकार ने अपने हिसाब से कर लेना, उसके बाद में सरकार ने गजट नोटिफिकेशन डालना है और फिर उनको बोलना आओ इस पर साइन करो कि हमने रिकमेंड कर दिया है, बस। बाकी जयराम जी की उनको यही तो बोलना है ना। आपने क्या लेना? सब विभागों से हमने ले लिया है, हमने ले लिया। अब TOR के साथ में हम आपको ये 2000 पेज का ये मसौदा साथ में दे रहा है, पढ़ना तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो साइन करो। आपको अपना कमेटी का जो पैसा मिलना वो पैसा मिल जाएगा और वो साइन कर देंगे, आपका पे कमीशन हो गया, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जो यूट्यूबर डेली का मैथमेटिक्स लगा के आपके खाते में पैसा डाल रहे हैं, वो आपका भ्रमित कर रहे हैं, वो आपका दिमाग का दही कर रहे हैं। उसको देख के लाइक करके उसको बहुत जब ऊपर चढ़ा दिया है, तो वो गलती आप ही की, हमारी थोड़ी है। जो हम आपको सही बात बोल रहे हैं कि ये चीज़ हुई थी, ये हुई है, ये इतिहास था, ये वर्तमान है, ये भविष्य होगा, हो सकता है, वो चीज़ें आप देखते ही नहीं हो, और देखते हो तो आपके पास प्रश्न खड़े हैं। और प्रश्न तो तब करो ना जब आप ग्राउंड में तो आओ ना। और आप भी अगर वीडियो बनाते हो तो सारे वीडियो बनाओ, मैं तो कहता हूँ, और सब उसको टैग करो सरकार को,
आपके सारे का वीडियो सरकार के पास पहुंचेगा। सरकार देखे तो सही कि हर सैनिक ने अपना वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। जो जानता है बनाओ भाई, टांग खींचने से क्या होगा। और बाकी ये मैथमेटिक्स छोड़ो रहे दोस्तों, क्या कर रहे हो आप लोग। कभी आप दे देते हो लाखों रुपए, कभी कर देते हो जीरो के ऊपर, तो क्यों दिमाग का दही कर रहे हो भाई। तो सही है, आज की मीटिंग में ये पॉइंट उठा है वहाँ पे दिल्ली के अंदर कि यूट्यूबर्स ने ऐसा किया, लेकिन ये भी हुआ। अरे भाई कौन से यूट्यूबर्स की बात कर रहे हो। एक बंदा तो सिर्फ आपको बोल रहा है, आपको आपके साथ खड़ा है और आपके साथ में उन समस्याओं के समाधान के लिए वो अपना ओपिनियन देता है ओनली। और एक है जो आपका पूरा मैथमेटिक्स करके आपके खाते में सीधा पैसा डलवा रहा है। सरकार डाल नहीं रही है, एफटी खत्म होती जा रही है, उसके आदेशों का कोई वजूद नहीं रहा है। ठीक है ना, कोई पूछो तो आरटीआई को ख़त्म कर चुके हैं, सेक्शन 8J को अपना बना दिया है। तो कहने का मतलब अब आगे की रणनीति है तो वो है अपना यही क्या है, जंतर मंतर। अगर ये तीनों ही मिलके त्रिदेव, मैं इनको त्रिदेव बोलूँगा, ये त्रिदेव मिलके आ जाते हैं तो सफलता की राह खुल जाएगी। और दिल खोल के बीच में कोई भी ऐसा बट किंतु परंतु न रखते हुए आते हैं तो 100% रास्ता खुलेगा। और आगे आप 1-2 क्लिप देखिए, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। और विश्वास करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आएगा और दोस्तों को आगे भी भेजो, इसको लोगों को बताओ कि भाई ये सुनो और आगे एकजुट हो। हम एक होंगे तो हमें अपना हक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज तक 1970 से लेकर के मेरे पास लीग के मेमोरेंडम में, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के मेरे पास मेमोरेंडम में, कभी भी कहीं पे भी किसी भी जगह पे जवान का पॉइंट नहीं उठाया गया। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जिन हम अधिकारियों के पीछे, जो हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट रहे, हमने उनके पीछे धूप में खड़े होकर के, ठंडी में खड़े होकर के, हमने जो मैक्सिमम जितने यूनियन के प्रेसिडेंट हैं वो तो सभी दिल्ली के हैं, वो तो नहा धो करके 10 बजे घर से आ जाएंगे, मानने लायक बात है नहीं है। लेकिन जो जवान वहां से 2 दिन 3 दिन ट्रेन में आके, जहां से बिना सुविधाओं के तैयार होकर के वहां उसके पास 5 दिन रहा, 7 दिन रहा, घर का काम छोड़ा, बच्चे छोड़े, और उन्होंने ही धोखा दिया और उसी जवान का मुद्दा नहीं उठाया, तो क्या करें, किसको बोले। आप ये बताइए। मैं पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स की बात नहीं कर सकता, मैं अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर्स की बात नहीं कर सकता, जिनका दोस्त नहीं है मैं किसको दोस्त हूँ। दोस्तों, मैं जेनी ऑफिसर्स को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं ऑफिसर्स के जो आज तक यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि उन्होंने सरकार के पास अब जिस चीज का मुद्दा रखोगे वो उसी पे बात करेगी। जब हमारा जवानों का मुद्दा उन्होंने आगे रखा ही नहीं तो बात क्या होगी। जवान, जब मेरे ब्लास्ट हुआ था तो परेशान तो सब होते हैं, जब आदमी अच्छा भला जब लंगड़ा हो जाता है तो सबको दुख तो होता ही है कि परमात्मा मेरे साथ ये तुमने क्या कर दिया। लेकिन जब मैं वहां पे श्रीनगर हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ था तो मेरा सर्विस कितना था, 13 साल से ऊपर जब मेरे साथ ये हुआ, तकरीबन 14 साल। लेकिन जो मेरे सामने लड़का था, मेरे बिल्कुल फ्रंट जो मेरे सामने बेड था, उसका क्या था, टोटली 2 साल की सर्विस थी उस लड़के की, ना उसका भी शादी हुआ था, और बाजू कहाँ बिल्कुल कंधे के पास से कटे हुए थे और टांगे जो है बिल्कुल जान से कटी हुई थी। वो क्या करेगा। तो तब मैंने उसी दिन से ये बात सोचा था कि परमात्मा तूने जो कर दिया बहुत अच्छा कर दिया, मैं तो इतनी जिंदगी जी लिया थी, ये तो बेचारा भी बच्चा है, ये तो अभी बच्चा है, इसका तो जिंदगी का शुरुआत हुआ है, तो ये बेचारा कैसे टाइम पास करेगा, कौन इसको संभालेगा। जब तक तो माँ बाप रहेगा तब तक तो ठीक है, जो भाई हैं वो भी कितना करते हैं वो सबको पता है, एक घर की बात नहीं है। साथियों, ये सीन देखने के लिए आपको हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की ही एक वीर नारी जो अपनी सारी सभ्यताओं के बीच में रहते हुए आप देख रहे हो कि सलामी शस्त्र के साथ में अपनी पति की अंतिम विदाई एक शहीद अजय सिंह नरूका की पत्नी
बहादुर पत्नी अपने पति को सैल्यूट करके रवाना करते हुए। धन्य है इस नारी को, इसकी जननी को, साथ में उस सपूत की जननी को जो देश के लिए कुर्बान हुआ है। और ये हमें सिखाती है देशभक्ति। हमारे आने वाली पीढ़ी को इन चीज़ों को देख के सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। और चाहे वो क्या औरत हो और क्या आदमी हो, क्या युवा हो, जो भी हो, देशभक्ति सर्वोपरि है। वही हमारी सब धर्मों की किताब, और जहाँ जाके एक संगम होता है, वो संगम है देशभक्ति। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।